हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी ज्यामिति पढ़ रहे हैं और ज्यामिति में आपने लाइंस एंड एंगल्स बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है ना। और इसके सवाल भी आपने बहुत सारे लगा लिए हैं। लगभग आपको 18 सवाल मैंने लगवाए हैं। और मैं आपको बता दूं ना कि यही सवाल बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आकृति थोड़ी बहुत चेंज होती है, लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए बस। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर सवाल गलत होने की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है ना। तो बस आप बार बार उन चीज़ों को समझिए, रोज़ पढ़िए, क्योंकि अगर कुछ नया सीखते हैं और उसको सीखने में थोड़ा सा समय तो लगता है, क्योंकि नया सीखोगे तो लगेगा कि कठिन है, लेकिन अगर आप ऐसे ही बैठे रहे कि कठिन है तो फिर तो हो गया ना। इसलिए सोचना पड़ेगा कि नहीं, सरल है और आपको आ सकता है और आप कर सकते हो, ठीक है ना। कठिन कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई दूसरा भी सीख रहा है और वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप क्यों नहीं, ठीक है। तो हार नहीं माननी है, बहुत अच्छे से करेंगे और समझते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्राइंगल्स, जिनको कहते हैं त्रिभुज। अब मुझे आप बतलाइए कि त्रिभुज क्या है, बताइए। तो आप कहेंगे गुरुजी त्रिभुज, जैसे कि मैं आप पढ़ाने वाला हूँ ट्राइंगल्स, क्या पढ़ाने वाला हूँ, त्रिभुज, ठीक है ना। तो त्रिभुज कैसी होती है, तीन ओर से घिरी आकृति क्या कहलाएगी, त्रिभुज, ठीक है। ए हो गया, ए बी हो गया और ए सी हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि ए बिंदु हो गया और ए बी बिंदु हो गया और ए सी बिंदु हो गया, है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे शीर्ष। शीर्ष की स्पेलिंग ये होती है, इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीर्ष क्या होता है, ऐसा बिंदु जहाँ से दो भुजाएं निकलती हैं। देखो, इस बिंदु से ए वाली भुजा और ए वाली भुजा निकल रही है, इस बिंदु से ए वाली भुजा और ए वाली भुजा निकल रही है, इस बिंदु से ए वाली भुजा और ए वाली भुजा निकल रही है, तो शीर्ष कहलाएगा, ठीक है। चतुर्भुज में होगा तो चतुर्भुज का शीर्ष होगा, त्रिभुज में है इसलिए त्रिभुज का शीर्ष हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये शीर्ष हो गया है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप मुझे ये बताओ कि जो ये बिंदु है ना, जिसे अब हम लोग शीर्ष कह रहे हैं, क्या ये एक ही रेखा में हो तो त्रिभुज बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो तीनों बिंदु है ना, ए बी और सी, ठीक है, एक ही रेखा में हो ऐसे, तो क्या त्रिभुज बनेगा, बताइए। आप कहेंगे गुरुजी कैसे बन जाएगा, बनेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। एक तल में तीन बिंदु होने चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन वो तीनों बिंदु एक रेखा में ना हो तब तो बनेगा, मतलब संरेख ना हो, संरेख ना हो तब तो क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। संरेख मतलब कोलिनियर, पढ़ा था ना। तो कोलिनियर ना हो तब तो क्या बन पाएगा, त्रिभुज बन पाएगा। बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब आपने बचपन से पढ़ा होगा कि अगर कोई त्रिभुज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं और मैं भी देख पा रहा हूँ, ये त्रिभुज है, इसका एंगल कोण ए हो गया और ये एंगल बी हो गया और ये एंगल सी हो गया। तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है ना, बराबर कितना होता है, 180। पढ़ा है ना ये सब। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्यों होता है। वैसे आप सभी को पता होगा, बहुत सरल है। देखो क्या किया, मैंने एक रेखा खींच दी, किसके समांतर, BC के समांतर, BC के समांतर एक रेखा खींच दी, ठीक है। अब एक कोण B है तो मैं कहूँ कि ये भी कोण B होगा। क्यों होगा, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं, जो कि देख पा रहे हैं आप भी, देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर है ना, और ये तीसरी रेखा काट रही है, मतलब तिर्यक रेखा होगी ना। तो यहाँ से जेड की आकृति बन रही है, देखिए ये बन गया जेड, ऐसे बन गया ना। जब जेड बनेगा तो जेड के अंदर जो कोण आएंगे वो क्या कहलाएंगे,
एकांतर अंतः कोण। तो अगर एक कोण बी है तो ए भी कोण बी होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, होगा। और एक जेड और बन रहा है और वो बन रहा है ऐसे, देखो बन रहा है ना, बिल्कुल। तो अगर एक कोण सी है तो ए भी कोण सी होगा, और कौन से एंगल होंगे ये, अल्टरनेटिव एंगल या एकांतर कोण कहलाएंगे ना। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपके सामने है। क्या है कि एक सीधी रेखा है ना, और इस पर बनने वाले समस्त कोण कौन से हैं, ए वाले समस्त कोण, इन सभी कोणों का योगफल कितना होगा, 180। क्यों होगा, क्योंकि ये रेखीय युग्म है ना, जो कि आपके सामने है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर 180। तीनों का योगफल कितना होगा, 180। इसीलिए होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ए प्रूफ हो गया ना, प्रूव्ड, खत्म का। यही तो समझना था। ये पहली प्रॉपर्टी जो कि आपने समझ ली, क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। और क्यों होता है मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। अब अगली बात समझेंगे। अगली बात क्या है कि अगर कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने किसी एक भुजा को थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसी को बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। ए शीर्ष ए था, ए बी था, ए सी था, ठीक है, और ए कोण 1 मान लिया, एक कोण 2 है और एक कोण 3 है, ठीक है ना, और इसको मान लिया डी, ठीक है। तो जो एक कोण बन रहा है ना, ए वाला, ए क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी बहिष्कोण कहलाएगा, क्योंकि मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ, बहिष्कोण कहलाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि बहिष्कोण या कोण ए सी डी, एक ही बात होगी ना, ए सी और डी यही कोण बन रहा है, तो कोण ए सी डी या बहिष्कोण या बाह्य कोण एक ही बात होती है। तो इसका मान कितना होगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका मान होता है सुदूर स्थित कोण 1 और कोण 2, सुदूर है ना, त्रिभुज के अंदर सुदूर स्थित अन्य 2 कोणों के योगफल के बराबर। तो बस बहिष्कोण का मान कितना हो गया, कोण 1 धन कोण 2। सब कुछ बताया है मैंने आपको, बोलो हाँ या ना, बताया है कि नहीं बताया है, बताइए बतलाया है ना कि भाई जो बहिष्कोण होता है उसका मान कितना होता है, त्रिभुज के अंदर स्थित सुदूर स्थित अन्य 2 कोणों के योगफल के बराबर, जो कि आप देख पा रहे हैं। अब ये होता क्यों है गुरुजी, यही तो सिद्ध करना है, बहुत सरल है। क्या करना है भाई, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, बतलाइए। आप कहेंगे गुरुजी 180 अंश होता है ना, और अब एक सीधी रेखा है, एक तिरछी रेखा है, तो इस रेखा पर बनने वाले समस्त कोणों का योगफल कितना होगा, 180। अगर मैंने इस कोण को मान लिया कोण 4, तो आप कहेंगे गुरुजी कोण 3 और कोण 4 बराबर हो जाएगा 180 के, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा ना। अब अगर इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया, और मैंने क्या किया कि 1 में से 2 को घटा दिया, जब आप घटाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, एक कोण 3 से कोण 3 कट गए, 180 से 180 अंश कट जाएंगे, और कोण 4 हो जाएंगे माइनस के, पक्षांतर कर देंगे, तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 4 के। वही तो हम लोग कर रहे थे, हो गया प्रूफ, हो गया ना। तो बहिष्कोण का मान कितना होता है, त्रिभुज के अंदर सुदूर स्थित अन्य 2 कोणों के योगफल के बराबर, जो कि है, और हमने प्रूफ भी कर लिया, खत्म का। यही तो सीखना था, सीख लिया ना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। देखिए आप सब कुछ नोट करते जाइए, क्योंकि नोट करेंगे तभी आपको याद रहेगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ज़रूर आप नोट्स बना लीजिए, ऐसे नोट्स बनेंगे कि आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाले हैं कि हाँ पढ़ी थी ज्योमेट्री, और ऐसा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए तीसरी प्रॉपर्टी समझते हैं, क्या है तीसरी प्रॉपर्टी, है कि अगर कोई त्रिभुज है, जैसा कि ये है, ठीक है ना, ए बी और सी, मैंने क्या किया, मैंने अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, इस भुजा को इधर बढ़ा दिया, इस भुजा को इधर बढ़ा दिया, और इस भुजा को इधर बढ़ा दिया, पड़ गए ना। तो यहाँ आप 3 बहिष्कोण दिख रहे होंगे आपको, देखो 1, 2 और 3,
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने मान लिया ये कोण ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं आपसे कहूं कि त्रिभुज के तीनों बहिष कोणों का मान, बहिष कोण को एक्सटर्नल बोलते हैं, एक्सटर्नल। अगर कोई अंग्रेजी वाला है और नहीं समझ पा रहा है तो माफ़ कीजिए, एक्सटर्नल एंगल्स बोलेंगे। तो एक्सटर्नल एंगल्स का मान पूछूं मैं आपसे, मैं पूछूं कि एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना होगा, कि तीनों बाह्य कोणों का योग क्या होगा, ये मेरा प्रश्न है आपसे। तो आप क्या करोगे, पहले तो तीनों कोण निकालोगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि ए वाला कितना होगा। ये मान लिया डी है, ए ई है और ए एफ है। तो ए सी डी कितना हो जाएगा भाई, त्रिभुज के अंदर सुदूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर। तो कोण ए धन कोण बी इसके बराबर होगा, बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ए हो जाएगा भाई, ए तो इसके पास में ही है, बी और सी के योग के बराबर, तो कोण बी धन कोण सी के बराबर। अगर मैं इस कोण की बात करूं तो आप कहेंगे गुरुजी कोण ए धन कोण सी के बराबर हो जाएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यही होगा। तो अभी आप क्या करने वाले हो, क्या बोला है मैंने, योग बोला है ना कि योग निकालो। तो आप क्या करोगे, तीनों को जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे, इनको और इनको जोड़ दो भाई। कोण ए धन कोण बी धन कोण बी धन कोण सी और धन कोण ए धन कोण सी हो जाएगा ना। अब आप देख पा रहे हैं कि कोण ए 2 बार आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोण 1 2 बार आ रहा है, कोण सी 2 बार आ रहा है और कोण बी 2 बार आ रहा है। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे ना तो आएगा 2 कॉमन आ जाएगा, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये त्रिभुज के तीनों अंतःई कोण तो हैं, तो इनका योगफल कितना होता है 180, रख दिया मान, तो योग कितना हो गया 360। तो यहाँ से हम लोग ने निकाल लिया कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का मान कितना होता है 360। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। बिल्कुल सब कुछ आपके सामने है, नोट्स बनाते जाइए, समझते जाइए चीज़ों को, कुछ भी कठिन नहीं होता मेरे भैया, कुछ भी नहीं होता, बस मन लगा के पढ़ाई करो, एकदम से मन लगा के। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है इतनी बात। अब आगे समझेंगे अगली प्रॉपर्टी। तो अगली प्रॉपर्टी है 4 नंबर की, ठीक है ना। क्या है, अगर कोई त्रिभुज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सामने आपके त्रिभुज होगा और आपने भी एक त्रिभुज बना लिया होगा बिल्कुल मेरी तरह, ऐसे बन गया ना। और एक कोण ए है, कोण बी है और एक कोण सी है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ नहीं करना है, कोण ए के सामने की भुजा स्मॉल ए और कोण बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और कोण सी के सामने की भुजा स्मॉल सी, ठीक है ना। यहाँ लिख भी देता हूँ कि ए बी सी भुजाएं हैं, याद रखना भुजाएं हैं, कोण नहीं, ठीक है, या साइड्स भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले अब मैं आपको कुछ दे दूँ कि कोण ए बराबर 60 डिग्री और कोण बी बराबर 80 डिग्री और कोण सी बराबर 40 डिग्री। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180, जो कि है, देख पा रहे हैं ना, 60 और 40 100 और 80 180 हो जाएगा। तो ये त्रिभुज संभव है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति है, आपके पास कोण है और मैं आपसे पूछूं कि भुजाओं का क्रम क्या होगा, भुजाओं का क्रम, तो क्या आप बता पाएंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ साइड्स क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई जो कोण बड़ा है उसके सामने की भुजा बड़ी, तो बी सबसे बड़ी भुजा होगी। जो कोण उससे छोटा है तो उसकी भुजा उससे छोटी। भाई कौन है फिर 60, कौन है ए, तो ए भुजा बी से छोटी हो जाएगी। और जो कोण सबसे छोटा वह सबसे छोटी भुजा होगी, कौन है, तो सी भुजा सबसे छोटी, ए हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बी, फिर ए, फिर सी। अगर सबसे छोटी की बात करें तो सी भुजा सबसे छोटी होगी और सबसे बड़े की बात करें तो बी भुजा सबसे बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि जिसके सामने का कोण सबसे ज़्यादा बड़ा उसके सामने की भुजा बड़ी होती है। अब ये क्यों होता है गुरुजी, बिल्कुल समझाऊंगा, अभी समझा देता हूँ, चलिए
अगली प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी क्या समझाने वाला हूँ मैं आपको कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज है, बिल्कुल आपके सामने है ना, और मैं आपसे कह दूँ कि भाई एक कोण ए है और ए बी है और ए सी है, इसके सामने ए के सामने की भुजा स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी है, बोलो हाँ है ना, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि इसका कारण क्या है कि भाई ए अगर कोण बड़ा है तो ए भुजा बड़ी हो जाती है, अगर बी कोण बड़ा है तो बी भुजा बड़ी हो जाती है, और अगर सी कोण बड़ा है तो सी भुजा बड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके पीछे एक छोटा सा कारण है, और कारण है बिल्कुल बहुत ही सरल। क्या है? साइन रूल। साइन रूल, ठीक है ना। क्या होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखो, ए भुजा ली है तो उसका जो उसके सामने का जो कोण है वो साइन के साथ, साइन ए, ठीक है ना, बराबर बी भुजा ली तो बी के सामने की भुजा, सामने का कोण साइन के साथ, साइन बी, बराबर अगर हम सी भुजा लेंगे तो साइन के साथ सी कोण होगा, ठीक है, ए हो जाता है, और बराबर में क्या होगा? बराबर में हो जाता है 2r, ठीक है, ऐसे ए होता है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा परित्रिज्या, परिकेंद्र, ये सब पढ़ाऊंगा ना, तो इसको बिल्कुल ड्राइव करके डेरिवेशन बताऊंगा इसका कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो अभी भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी टॉपिक से हटके बात हो जाएगी, तो टॉपिक जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी हाल के लिए आप समझ जाइए कि ऐसा होता है। आगे की वीडियो आएंगी जिसमें आपको परिकेंद्र, परित्रिज्या के बारे में जानकारी दूंगा, तो वहाँ सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो आर है ना, ये आर क्या है? ये परित्रिज्या है, परित्रिज्या, ठीक है ना, ठीक है। अब ये परित्रिज्या क्या होती है, तो बस थोड़ा सा भी समझा देता हूँ कि अगर इसके बाहर कोई मैं ऐसे डालूंगा ना वृत्त, तो केंद्र से लेकर परिधि तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? ए आर कहलाएगी, ठीक है। तो ये आ रही है, ठीक है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये साइन रूल होता है। तो यहाँ से अगर मैं ए का मान निकालूं तो कितना हो जाएगा? ए बराबर साइन ए और साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू के। भाई त्रिज्या थोड़ी ना बदलनी है, वो तो स्थिर है, वो हमेशा एक जैसी रहेगी। त्रिज्या वृत्त की कभी नहीं बदलती है, एक जैसी ही रहेगी, स्थिर है, कांस्टेंट है, मान सकते। तो मैंने के हिसाब से मान लिया, कांस्टेंट है ना तो मान लिया के, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही मैं बी का मान निकालूं तो कितना हो जाएगा? के साइन बी, और अगर सी का मान निकालूं तो हो जाएगा के साइन सी, हो जाएगा ना। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि जो साइन है, साइन वो इंक्रीजिंग फैक्टर है, मतलब हमेशा बढ़ेगा। अगर ए का मान बढ़ेगा तो इस पूरे का मान बड़ा होगा, ठीक है। और अगर बी का मान बढ़ेगा तो भी भाई ये बढ़ेगा, और सी का मान बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, कभी घटता नहीं है। साइन में अगर कोई कोणांक है, त्रिकोणमिति में आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको त्रिकोणमिति ज्यामिति के बाद, तो उसमें आपको पता चलेगा कि साइन इंक्रीजिंग फैक्टर है, कि अगर उसका कोण बढ़ता है ना तो उसका मान भी बढ़ता है। तो अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोण बड़ा होगा तो मान बड़ा होगा, इसीलिए तो मैं बता रहा था कि ये चीज़ हो जाएगी। भाई कोण बढ़ा तो मान बढ़ा, मान बढ़ा तो भुजा का भी मान बढ़ गया, क्योंकि देखो यहाँ सीधा सीधा बराबर है ना। देखो अनुक्रमानुपाती है ना, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती तो है नहीं कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, नहीं। अगर साइन ए बढ़ेगा तो भुजा का मान भी बढ़ेगा, ए भी बढ़ेगा और ए भी बढ़ेगा। अगर यहाँ साइन बी बढ़ेगा तो यहाँ बी भुजा बढ़ेगी, अगर यहाँ साइन सी बढ़ेगा तो यहाँ सी भुजा बढ़ेगी। यही तो मैं आपको बता रहा था, है ना। ये हो गया ना प्रूफ, बिल्कुल यही होता है। तो क्या होता है, कारण क्या है? साइन रूल। बात समझ में आ गई, इतनी सी बात क्लियर है ना। अब आगे की प्रॉपर्टी समझते हैं। आगे 5 नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अगर कोई त्रिभुज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए है, बी है और सी है, जैसा कि अभी आपने किया कि ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ऐसे ही मानते थे ना भुजाएं, मान ली।
अब मेरे प्यारे विद्यार्थी मुझे इतना बता दो कि त्रिभुज कब संभव है, कब संभव है। तो अभी आप कह दोगे तुरंत, एक ही बात कहने वाले हो कि जो बिंदु है ना शीर्ष बोलते हैं त्रिभुज के, वो एक ही रेखा में स्थित ना हो। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, ये नहीं होने चाहिए एक ही रेखा में, नहीं तो एक सीधी रेखा का निर्माण करेंगे। और हमें तो क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है ना। तो त्रिभुज के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बिंदु को एक रेखा से हटाकर कहीं और ले जाना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जवाब सही है। और क्या हो सकता है, तो और मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, जैसे a प्लस बी, ये हमेशा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा से। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, तभी बनेगा आपका त्रिभुज, नहीं तो आप नहीं बना सकते। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर b प्लस सी लेंगे तो ये बड़ा होना चाहिए किससे, a से, और अगर c प्लस ए लेंगे तो ये बड़ा होना चाहिए किससे, b से। बोलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हो जाएगा ना। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि अंतर, योग का तो हो गया, अब अंतर का है, तो भुजाओं का अंतर ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, बताइए। भुजाओं का अंतर कम होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा से। भुजाओं का अंतर कम होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा से। तो यहाँ a माइनस बी कम है c से, तो मैं कह सकता हूँ ना कि b माइनस सी कम है a से, और c माइनस a कम है किससे, b से, है ना। तो ये मॉड क्यों लगा दिया, ये जो लाठी खींची है ना, आप सोच रहे हो क्या लगा दिया, ये मॉड है। ठीक है, मॉड इसलिए क्योंकि मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है वो किसी भी सिंबल में हो, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, मॉड के बाहर निकलेगी हमेशा धनात्मक होगी, तो अंतर हमेशा प्लस में ही लेना है, इसलिए इसकी वजह से मैंने मॉड लगा दिया। ठीक है, तो बड़े में से छोटे को ही घटाएंगे। ठीक है, तो अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज संभव है। बोलो हाँ है ना, बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे गुरुजी प्रूफ करके दिखाओ, ऐसे तो नहीं मानेंगे। चलो भाई प्रूफ कर देता हूँ, प्रूफ भी कर देता हूँ। चलिए प्रूफ है आपके सामने, जैसे ए कोई त्रिभुज है, मैंने मान लिया, ठीक है, आपने भी ड्रॉ कर लिया होगा, ए है, ए बी है और ए सी है। ठीक है, और मैं आपसे कह देता हूँ कि ए भुजा है 6 और ये 9, और ये तीसरी भुजा मैंने x मान ली कि कितना हो सकता है मान। ठीक है, अब आप क्या करोगे, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने क्या किया, BC को थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया ऐसे, तो ये जो शीर्ष है ना ये झुक जाएगा, बोलो झुक जाएगा, थोड़ा और नीचे की ओर आ जाएगा ऐसे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, झुक गया ना। अब ये A है, ये B है और ये C है, ये अभी भी x है, ये 6 है और ये 9 है। मैंने क्या किया, BC को और बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, तो ये झुक गया भैया, A शीर्ष और झुक गया ना। ये अभी भी 6 है, ये 9 है और ये x है, A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि BC को जितना बढ़ाते जाएंगे ए बिंदु नीचे खिसकता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि BC के ऊपर बैठ जाएगा, ए बिंदु BC के ऊपर बैठ जाएगा जब हम BC को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, जब बढ़ा देंगे तो जब हम बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इसका मान मैं आपसे कहूँ कि कितना होगा BC का, तो भाई BC जो होगा, BC 6 + 9 कितना हो जाएगा, 15। और अगर इस भुजा का मान 15 हो गया BC का, तो क्या त्रिभुज संभव हो रहा है, बोलिए। अगर ये 15 हो जाएगा 6 और 9 को मिलाकर, मतलब जो 6 भुजा AB भुजा और AC भुजा है ये दोनों BC पर बैठ गई ना, तो BC का मान कितना हो गया, 15। अब आप ये बताओ मुझे कि अगर ये दोनों भुजाएं BC पर आकर बैठ गई तो क्या ये त्रिभुज संभव होगा, बताइए। क्योंकि तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो गए, तो क्या त्रिभुज संभव होने वाला है, ऐसे हो गए, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो मतलब BC का जो मान है वो भैया 15 नहीं हो सकता,
नहीं हो सकता ना। आप कहो कि 14.99 इतना चलेगा, मैं कहूँगा बिल्कुल चलेगा, इतना हो सकता है, लेकिन 15 नहीं होगा। तो आपने यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला है कि जो BC का मान है वो 15 से छोटा होगा, 15 से छोटा होगा ना। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो यही तो मैं आपको बता रहा था इससे पहले कि जो योग है वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। 9 6 15 ज़्यादा होना चाहिए, तो तीसरी भुजा छोटी होगी ना, 15 से तो छोटी होगी। ठीक है, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। अब आगे भाई योग का तो ठीक है, अब अंतर का और समझ लेते हैं। ऐसे ये 6 है, ये 9 है और ये अब भी x है, ये हो गया और ये b हो गया और ये c हो गया। अब योग था तो हमने बढ़ा दिया था, बड़े की बात कर रहे थे, अब छोटे की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी बोला ना मैंने आपको कि देखो देखो छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, भुजा को छोटा करेंगे। तो मैंने और छोटा कर दिया, चलिए कर दिया छोटा। जब छोटा करेंगे ना तो ऐसे ऐसे हो गया छोटा, और छोटा करेंगे, मैंने इतना कर दिया तो ऐसे और ऐसे हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, हो जाएगा ना। ये भुजा जो BC भुजा है ये मैं और छोटा करता जाऊंगा, और छोटा करता जाऊंगा, तो एक स्थिति कैसी आएगी बताइए। ये 6 है, ये 9 है और ये x है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो बिंदु है ना, जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु इस भुजा पर आरोपित हो जाएगा ना। तो 6 + x = 9 जब आरोपित होगा तो यही स्थिति बनेगी। तो आप मुझे ये बताओ कि x = 9 में से 6 चले जाएंगे तो 3 बचेगा। तो जब ये बिंदु यहाँ आरोपित हो जाएगा तो x का मान 3 हो रहा है। तो क्या ये संभव है कि अगर इस भुजा पर एक जो उसका शीर्ष था वो भी आके बैठ गया, मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो गए, तो क्या त्रिभुज संभव है? बोलिए। आप कहेंगे नहीं गुरुजी, हो ही नहीं सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये x का मान 3 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं हो सकता ना। 3 से बड़ा होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, होगा ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो 3 नहीं हो सकता, 3 से ज़्यादा। तो क्या निष्कर्ष निकाला, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होगा तभी त्रिभुज संभव होगा। और इससे पहले क्या निकाला कि 15 से छोटा होना चाहिए तभी त्रिभुज संभव है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर एक त्रिभुज में आपसे कहूँ कि ये बना रहा हूँ और ए भुजा 6 है, ये 9 है, ए बी और सी, और x है इसका मान, तो मैं आपसे कहूँ कि इसके कितने मान संभव हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो आपका जवाब क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो आप कहेंगे मेरे प्यारे गुरुजी, ऐसा हो जाएगा कि भाई x का मान 3 से तो बड़ा है। क्या 3 हो सकता है क्या? नहीं, 3 से बड़ा, ठीक है। और किससे छोटा? 15 से छोटा। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। यही होगा ना, यही होगा, यही रेंज होगी इसकी x की। तो अब मान क्या क्या हो सकते हैं भाई? 4 हो सकता है और यहाँ 14 हो सकता है। तो 4 से 14 के बीच में कितनी संख्या हो गई भाई? 14 में से 4 घटाएंगे, बचे 10, एक जोड़ दो 11। 11 मान संभव हैं, संभव हैं। बोलो हाँ है ना। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? समझ पाए आप कि इसका मान 3 है, 3 नहीं है, 3 से बड़ा है, और यहाँ 15 है, नहीं 15 से छोटा है। तो 3 से बड़ा और 15 से छोटा हो सकता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि भाई 4 से लेकर 14 तक जो भी संख्याएं आएंगी वो BC का मान कंसीडर करेंगी, और हो सकता है तो कितने मान संभव हो जाएंगे? 11 मान। कैसे निकाला भाई? अंतिम माइनस पहली, यही तो करेंगे भाई। 4 से लेकर 14 तक की संख्याएं हैं, और जानना ये है कि कितनी संख्याएं हैं। तो भाई 14 में से 4 को घटाओ, 10 बचे, एक जोड़ तो 11 मान संभव है। हाँ, एक चीज़ और याद रहे, ध्यान रहे। क्या ध्यान रहे गुरुजी? तो ध्यान रहे कि भाई जो x है ना, x ये पूर्णांक होना चाहिए। अगर पूर्णांक है तभी आपके 11 मान संभव हैं। अगर सवाल में नहीं लिखा है कि पूर्णांक है तब तो अनंत हो जाएंगे भैया, क्योंकि आप दशमलव में भी तो लोगे। जैसे 4.1,
4.2 ऐसे तो जाने कितनी हो जाएंगी संख्याएं, अनंत संख्याएं हो जाएंगी। तो ये शर्त है कि x एक पूर्णांक है तभी 11 मान संभव है, अगर पूर्णांक नहीं है तो फिर अनंत मान। बात समझ में आई ना? बात समझ में क्लियर है ना? यहाँ तक समझ चुके हैं आप? बिल्कुल, बहुत ही सरल है ना सरल? तो आपने आज ट्राइएंगल पढ़ लिया है, इतना ही मैं आपको आज पढ़ाने के लिए आया था और आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से आपने बहुत सी चीज़ों को सीखा होगा, कुछ चीज़ें पहले से पता होंगी। तो आज उनका सबका माइंड में ध्यान आ गया कि हाँ ये भी तो होता था, अच्छा यही तो मैंने पढ़ा है कक्षा 10 में 12 में, यही तो पढ़ा है और वही सब है, कुछ अलग से नहीं होता। ठीक है, तो मैं भी वहीं से सीख के आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से याद कीजिए, हर चीज़ को समझिए कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ होनी है और कैसे होनी है, क्योंकि हर चीज़ का मैं प्रूफ देता हूँ, आपको दे रहा हूँ ना प्रूफ, और प्रूफ के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। और अभी भी आप कहें कि कठिन है तो फिर सोच लीजिए कि आपका भविष्य कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो अच्छी जगह आप अपना भविष्य लेकर जाइए, हर चीज़ प्रूफ के साथ आपके सामने है, पढ़िए और बस पढ़ते रहिए। ठीक है ना, कोई मस्ती नहीं, आराम से इस ऐसे टाइम पर सिर्फ पढ़ाई करिए, क्योंकि ये अच्छा मौका है। ठीक है ना, तो चले फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।